आप लोग नोट्स बनाएंगे तो इसी से बनाइएगा, ठीक है। एग्जिट पॉलिसी का डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन पार्ट आई विल डू दैट, देन अगेन आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जिट पॉलिसी, then argument against exit policy, and after that what are the measures which was introduced later, that is VRS scheme, national renewal fund, okay, objective of NRF, and this is what we have to read in exit policy, okay. At least this much is required, so you need to add these all things in your notes, okay. So let's begin. First understand what is exit policy. कभी सुना है एग्जिट पॉलिसी के बारे में? देखिए, एग्जिट पॉलिसी बेसिकली ये एक इंडस्ट्रियल यूनिट को राइट दिया जाता है, ठीक है, कि क्लोज डाउन करने का। तो राइट दिया जाता है, तो कब ये राइट दिया जाता है कि अब इंडस्ट्री मेरी चल नहीं रही है, ठीक है, पैसा जो हम लगा रहे हैं वो पैसा ग्रेजुअली वो खा ही रहा है, ठीक है, लेकिन वो जनरेट करके नहीं दे पा रहा है, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इससे बेटर क्या होता है कि हम उसको जो रन करवा रहे हैं और मेरे पास जो पैसा है वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स बेटर टू शट इट डाउन, ओके। तो दैट इज एग्जिट. Exit means the right of an industrial unit to close down. So here we are talking about just about industrial unit, but it is more than that. What is exit policy? Means the policy regarding the retrenchment of surplus labor force. What do you mean by retrenchment? पहले भी बताया रिट्रेंचमेंट के बारे में। किसी का कुछ पता नहीं है? नो मैम। देखिए, दो टर्म आता है, वन इज रिट्रेंचमेंट, वन इज ले ऑफ, ठीक है। दोनों थोड़ा कॉमनली साउंड होता है कि रिट्रेंचमेंट मतलब ये होता है परमानेंटली टाटा बाय बाय कर देना लेबरर्स को या एम्प्लॉइज को, एंड ले ऑफ में क्या होता है डिफरेंस कि उसमें भी परमानेंटली आपको मतलब टाटा बाय बाय नहीं किया जाता है, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपको बोला जाता है कि अभी फिलहाल मेरे पास काम नहीं है, तो अभी आप ले ऑफ करिए, मतलब थोड़ा आराम करिए, ओके, दैट इज ले ऑफ। तो ये दो टर्म आपको पता होना चाहिए, एक रिट्रेंचमेंट यानी परमानेंटली आपका रिलेशन कंपनी के साथ खत्म हो गया, दैट इज रिट्रेंचमेंट, और ले ऑफ क्या हो गया कि फिलहाल मेरे पास काम नहीं है, फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन के पास काम नहीं है, जब काम आएगा तो फिर आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जिट पॉलिसी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सरप्लस लेबर फोर्स है हमारे पास, मतलब कंपनी के पास, उसको हम लोग रिट्रेंच कर रहे हैं यानी परमानेंटली हटा रहे हैं, ठीक है। और क्यों हटा रहे हैं? या तो कंपनी का रिस्ट्रक्चर हो रहा है, इंडस्ट्रियल यूनिट का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, वर्कर्स डिस्प्लेस्ड बाय क्लोजर ऑफ सच यूनिट, या तो क्लोज हो रहा है, कंप्लीटली शट डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये दो केस में जो लेबरर्स का कंप्लीटली मतलब कनेक्शन खत्म हो जाता है कंपनी के साथ, ठीक है, इस पॉलिसी को हम लोग कहते हैं एग्जिट पॉलिसी, ठीक है। तो एग्जिट में बिकम नेसेसरी ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजन, ठीक है, कहा जा रहा है कि एग्जिट क्यों जरूरी हो जाता है, स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से। अब ये स्ट्रेटेजिक रीजन कहने का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक जो भी डिसीजन होता है वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट लेते हैं, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय टॉप मैनेजमेंट? Chief Executive Board of Directors. That will come in MD. top management. देखिए, तीन लेवल होता है स्ट्रेटेजी में, तीन लेवल होता है। फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, सेकंड वन इज बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, एंड थर्ड वन इज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, फाइन। तो अब ये जो आपका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होता है, तो वहां पे हेड जो होते हैं, ठीक है, वो डिसीजंस लेते हैं, फाइन। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी मतलब कि डिफरेंट एसबीयूज जो डिवाइड हो गया। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे टाटा है, ठीक है, टाटा का डिफरेंट एसबीयूज है कि नहीं, जैसे टाटा का आपका रिटेल भी है, टाटा का आपका आईटी कंपनी भी है टीसीएस, यस नो, टाटा का आपका और किसमें एफएमसीजी में भी है, टाटा का आपका तनिष्क भी है ना, टाटा पावर। हाँ, तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एसबीयूज है, तो ये आ जाएगा आपका बिजनेस यूनिट, ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। तो इस लेवल पे जो स्ट्रैटेजी होता है उसको कहते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। अब हर सारे एसबीयू को, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को चलाने के लिए फंक्शनल लेवल होना चाहिए, मैनेजर्स होने चाहिए। कौन कौन होंगे? जैसे मार्केटिंग के होंगे, फाइनेंस के होंगे, यस और नो, प्रोडक्शन के होंगे, सबको चलाने के लिए ये तीन कम से कम तो चाहिए ना। R&D का हो सकता है अलग डिपार्टमेंट होगा, तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होगा,
है ना। टीसीएस का अलग डिपार्टमेंट होगा फंक्शन लेवल का आपका, और तनिष्क का जो बोल रहे हैं उसका अलग होगा, स्ट्रैटेजी अलग होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे सबसे ऊपर वाले लेवल की बात हो रही है। ये टोटल 3 लेवल, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, और लास्ट में जो एचआर, प्रोडक्शन, R&D है, दैट इज फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। अंडरस्टूड? लेकिन ये एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है? ये स्ट्रैटेजिक रीजन से। अब स्ट्रैटेजिक रीजन मीन टू से, या तो उस लेवल पे क्या क्या हम लोग डिसीजन लेते हैं, या तो हम लोग एक्सपेंशन का डिसीजन लेंगे, मतलब कंपनी को बढ़ाना है, ठीक है, तो ये कौन लेंगे? हेड जो है वहां पे बैठे हुए, यस और नो? तो एक्सपेंशन का हो गया, मर्जर का हो गया, या फिर एक्विजिशन का हो गया, या इवन लिक्विडेशन का हो गया, ये सारा डिसीजन आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो जाएगा, ठीक है, और ये स्ट्रैटेजिक रीजन कहलाएगा। क्लियर है? बहुत भारी क्वेश्चन पूछ दी। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. मैं रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रैटेजिक रीजन कहने का मतलब यहाँ पे जो टॉप लेवल पे वहां बैठे हुए हैं, तो उनका सर्टेन डिसीजन होता है। ये सारा डिसीजन मर्जर का, मर्जर मतलब क्या? दो कंपनी जब मिल रही है, मर्जर का, एक्विजिशन का मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, ठीक है, कंपनी कोई चल नहीं रहा है उसको शट डाउन कर रही है, तो ये सारा स्ट्रैटेजिक रीजन हो गया। बात समझे? Getting my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, so that is what I am talking about. कि exit may become necessary due to strategic reasons. ठीक है, पहला रीजन कि स्ट्रैटेजिक रीजन की वजह से हुआ, और उस स्ट्रैटेजिक रीजन में क्या क्या आएगा जो मैंने बताया वो आप लिख लेंगे, फाइन। फिर सेकंड रीजन हो सकता है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट मतलब मेरे पास ज्यादा पैसा बचा ही नहीं जो कि मैं लेबरर्स को पे कर पाऊं, उस कंपनी को और आगे चला पाऊं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब इन्वायरमेंटल चेंज में दोनों आ जाएगा, माइक्रो भी और मैक्रो भी, ठीक है। या तो मैक्रो, MICRO मतलब क्या? जस्ट हमारे इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो जो आ रहा है। इमीडिएट इन्वायरमेंट यानी सब लोग जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को याद रखने का कैपेसिटी है? किसी का पेन चल नहीं रहा है कि क्या मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कौन से पॉइंट में? ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट मैंने क्या बताया कि इमीडिएट इन्वायरमेंट, ठीक है। इमीडिएट इन्वायरमेंट में कौन कौन आएगा? आपके जस्ट इमीडिएट जो कस्टमर हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, दैट इज MICRO, माइक्रो वाले इन्वायरमेंट। और मैक्रो वाले इन्वायरमेंट में क्या हो गया? MSCRO, यानी कंप्लीट। What is this? हाँ, बोलिए। क्या मैम फिर से बताइए ना मैम, साउंड नहीं आया था मैंने। माइक्रो में मैम माइक्रो। स्ट्रैटेजिक, एक मिनट, स्ट्रैटेजिक रीजन समझ गए तो लिख लीजिएगा। फाइनेंशियल कांस्टेंट तो सिंपल है कि जस्ट मेरे पास पैसा उतना है नहीं जो कि मैं कंपनी चला सकूं और लेबरर्स को पे कर सकूं, एम्प्लॉइज को पे कर सकूं, ठीक है। इन्वायरमेंटल चेंजेस में मैंने बताया कि दो टाइप का इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। एक तो इंटरनल तो है ही, वो तो सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा माइक्रो और मैक्रो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है। माइक्रो क्या हुआ? जस्ट इमीडिएट इन्वायरमेंट, जिसमें आपके जस्ट कॉम्पिटिटर जो हैं वो आ जाएंगे जो आपके फर्म को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर्स आ जाएंगे, तो उस इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस आया तो आपका डिसीजन अगेन ये एक रीजन हो सकता है एग्जिट करने का, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो इन्वायरमेंट आता है। माइक्रो में हो गया क्या? गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। सर्टेन पॉलिसी में जैसे ग्लोबलाइजेशन आया तो कंप्लीट इकोनॉमी को ही ना वो चेंज कर दिया, यस और नो? सब पे अफेक्ट हुआ, हर एक छोटे बड़े सारे फर्म पे अफेक्ट हुआ, यस मैम। ठीक है। तो उसको माइक्रो इन्वायरमेंट करते हैं जो सभी को अफेक्ट करते हैं, सारे सेक्टर्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है, ना कि सिर्फ आपके इंडिविजुअल फर्म को बल्कि सारे फर्म को जो भी उस सेक्टर में काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम अगर फुटवेयर बनाते हैं तो जो इमीडिएट मेरे फर्म को अफेक्ट करेगा दैट इज माइक्रो, और सारे फुटवेयर इंडस्ट्री को जो अफेक्ट करेगा दैट इज माइक्रो। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। तो आगे बढ़ा जाए। तो आप आंसर, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव आता है ना, ऐसे ही लंबा किया जाता है आंसर को, ठीक है। स्ट्रैटेजिक रीजन जब ऐसे छोटा छोटा हम लिख देंगे तो शायद उतना मार्क्स ना मिले। अभी हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे तो मार्क्स हमको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलिए। Therefore, exit policy refers to a policy concerned with the action to be taken regarding surplus manpower in company owing to a variety of reasons such as restructuring, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग में मैंने बता दिया, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या?
या तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं या किसी के साथ हम मर्ज कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, या तो और कोई प्रोडक्ट में हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या हुआ, एक ब्रांड का बहुत सारा प्रोडक्ट अलग अलग फील्ड, प्रोडक्ट और रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों हो सकता है, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या आ गया, जैसे डाइवर्सिफिकेशन मैंने बोला, डाइवर्सिफिकेशन में भी दो टाइप का डाइवर्सिफिकेशन होगा। एक तो रिलेटेड में डाइवर्सिफाई कर सकता है, ठीक है, मतलब जो हम बनाने वाले हैं वही उसी सेम जगह हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, लिप्टन अगर मर्ज कर जाए इसके साथ आपका लिप्टन और ब्रुक बॉन्ड, ठीक है, ये दोनों साथ में आ गए, तो ये दोनों क्या, दोनों चाय बनाने वाली ही कंपनी है, तो ये हो गया रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड में अपना एक्सपेंशन, गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। और एक होता है आपका अनरिलेटेड, जैसे आपका जियो पहले था आपका मतलब रिलायंस था आपका टेलीकॉम का, और अब डाइवर्सिफाई कर गए रिटेल में, जियो मार्ट में, वो क्या हो गया, कंप्लीटली अनरिलेटेड, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये सब एग्जांपल आप दे सकते हैं इसको और बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया रीस्ट्रक्चरिंग, इन सारे फॉर्म में हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं कंपनी का। रिट्रेंचमेंट ऑलरेडी आई एक्सप्लेन राइट नाउ। क्लोजर यानी कंप्लीटली हम शट डाउन कर दिए, कंप्लीटली लिक्विडेट कर दिए, हम सारा ऑप्शन अप्लाई कर लिए, अपने कंपनी को हम नहीं बचा पा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल मेरे पास ऑप्शन क्या हुआ, जस्ट क्लोजर, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से कहने का क्या मतलब है कि कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया और आपकी इंडस्ट्री और आपका कंपनी उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो आउट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे अभी कोरोना के टाइम में सब लोग अब ऑनलाइन आ चुके हैं, ठीक है, तो जो अडॉप्ट कर लिए ये प्लेटफॉर्म तो वो आगे निकलेंगे, और जो अडेप्ट नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर लीजिएगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपका प्रोग्रेस होगा कंपनी का। नहीं अडेप्ट कर पाइएगा, टेक्नोलॉजी नया आ रहा है, आप नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको शटडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। एग्जिट पॉलिसी को समझने में कोई दिक्कत? एग्जिट एक ऐसा राइट दिया गया है इंडस्ट्रियल यूनिट को जिसमें वो इंडस्ट्रियल यूनिट को शट डाउन कर सकते, शट डाउन कर सकते। ये है आपका एग्जिट पॉलिसी। अब बात आती है आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जिट पॉलिसी और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एग्जिट पॉलिसी। कहने का मतलब कि एग्जिट पॉलिसी क्या हम लोगों को करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले फॉर का क्या क्या पॉइंट है वो देखिए। फॉर के पॉइंट में सबसे पहले, फॉर मतलब एग्जिट पॉलिसी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि क्या पॉइंट आप देंगे कि एग्जिट पॉलिसी को फेवर करना चाहिए। लाइक अगर हम शट डाउन कर देते हैं तो बहुत सारा इसका नुकसान भी है और कुछ अच्छाई भी है। तो अभी फिलहाल हम लोग अच्छाई के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों कर लेना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन दूसरे तरह भी पूछा जा सकता है। एग्जिट पॉलिसी सीधा पूछ लिया जाएगा या एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो एडवांटेज, ये अगर फॉर और अगेंस्ट पूछा तो यहाँ पे है ऑलरेडी दिया हुआ, और अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज हो जाएगा तो ये मत सोचिएगा तो ये तो पढ़ाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारा एडवांटेज में आ जाएगा और अगेंस्ट वाला सब आपका डिसएडवांटेज में आ जाएगा, ठीक है। अब आइए फॉर की बात करें सबसे पहले, दैट इज एडवांटेज की बात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट बताया जा रहा है कि क्लोजर ऑफ सिक यूनिट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा अगर सिक यूनिट है। तो मैंने पहले भी बताया कि सिक यूनिट है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए नुकसानदेह है, इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। कैसे नुकसानदेह है? क्योंकि जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बहुत सारा इंसेंटिव सब्सिडीज के थ्रू उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करती है, वापस जिंदा करने की कोशिश करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए टर्म लोन हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो टर्म लोन क्या कर देती है, थोड़ा कम कर देती है, बात समझ पा रहे हैं। या फिर मान लीजिए जो पेमेंट करना है उसमें थोड़ा रिलीफ कर देती है। तो ये सब जो करती है, तो वही बोला जा रहा है कि इसके सिक यूनिट की जगह पे अगर आप हेल्दी यूनिट में इतना पैसा लगाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, वो ज्यादा ग्रो करेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी फ्रीड फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग incentives, subsidies and other concessions to keep the sick unit going, ठीक है। इंसेंटिव मतलब जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप देंगे, सब्सिडीज मतलब कुछ छूट अगर देंगे, और अदर कंसेशन मतलब कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर आप दे रहे हैं, कुछ छूट दे रहे हैं अगर आप, ठीक है।
टू कीप द सिक यूनिट गोइंग ऑन, ताकि सिक यूनिट चलता रहे। द रिसोर्स सो सेव्ड कैन बी इन्वेस्टेड फॉर द ग्रोथ ऑफ हेल्दी यूनिट। ठीक है, तो वो सारा जो आप बेनिफिट इसको दे रहे हैं, सिक यूनिट को दे रहे हैं, इससे बेटर कि आप हेल्दी यूनिट में लगाइए। ठीक है, बीइंग अ बैंक, बीइंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बीइंग अ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप बेनिफिट उन लोगों को प्रोवाइड करिए। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. आगे बढ़िए। Second point, it is talking about the exit policy will ensure that the legitimate, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, legitimate मतलब कोई legal dues होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, the exit policy will ensure that the legitimate dues of displaced worker are paid to them speedily and satisfactorily. Without such a policy, these workers have to lose their dues. मतलब सिक यूनिट अगर होता है तो क्या होता है कि अगर ये एग्जिट पॉलिसी नहीं होता तो क्या पता जितना वो काम किया है उतने का भी पेमेंट नहीं मिलता। लेकिन एग्जिट पॉलिसी की वजह से क्या होता है कि ऐसे किसी को शट डाउन नहीं किया जाता है, जितना उसका ड्यूज है, ठीक है, सबको पूरा करना पड़ता है। अगर क्रेडिटर का कोई अगर ड्यूज है उसको आप देंगे, वर्कर्स का कोई ड्यूज है उसको आप देंगे, तो वही बोला जा रहा है कि एग्जिट पॉलिसी की वजह से जो ड्यूज है सबका खत्म हो पाता है। ठीक है, पार्टनरशिप याद है हम लोग सेटल करते थे कैसे, हाँ याद है ना वो चैप्टर? यस मैम। हाँ, तो इसी तरीके से बात हो रहा है कि जब हम लोग एग्जिट पॉलिसी करेंगे तो इस तरीके से जिसका जितना सेटलमेंट होता है वो हम लोग कर देंगे, जिसकी वजह से जो भी ड्यूज है, जो भी लॉस है, वो लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्लोजर ऑफ सिक यूनिट मे काउज टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जितने डिस्प्लेस वर्कर है या जो वर्कर छोड़ दिए हैं वो टेम्पररी ही अनएम्प्लॉयड रहेंगे, बट द इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स वुड क्रिएट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी के साथ मर्ज हो गए, मतलब सिक यूनिट अगर कोई किसी के साथ मर्ज हो गया या फिर मान लीजिए सेटल डाउन हो गया, तो इससे क्या होगा, एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फिर से जनरेट होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बात हो रही है कि ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ सिक यूनिट provides more benefit to inefficient and corrupt employers responsible for sickness than to the worker. ठीक है, अब ये करप्ट एम्प्लॉयर को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करता है? क्या होता है कि जब सिक यूनिट हो जाता है तो गवर्नमेंट आपकी बहुत सारी बेनिफिट देती है। ठीक है, जैसे टैक्स वगैरह में छूट देने लगती है, तो इससे क्या लगता है, जो भी मतलब वहां पे मैनेजर्स और जो भी चलाने वाले हैं, जो एम्प्लॉयर, उनको लगता है कि अच्छा है ना कि हमारा पैसा नहीं लग रहा है ना, तो उनके लिए लगता है कि चलो ऐसे जितना चलता है चलने दो। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि मेंटेनेंस ऑफ सिक यूनिट से क्या हो रहा है कि ये बेनिफिट प्रोवाइड होता है इनएफिशिएंट और करप्ट एम्प्लॉयर को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिकनेस ऑफ द वर्कर के लिए। क्लियर? आगे बढ़िए। क्लियर या नॉट क्लियर? मैम ये वाला फिर से समझा दीजिए ना, मेंटेनेंस ऑफ सिक यूनिट्स वाला। मैंने कहा जैसे गवर्नमेंट सर्टेन टैक्स वगैरह में छूट देती है, ठीक है, टैक्स में छूट देती है, इंसेंटिव देती है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने देखा ना कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा हेल्प प्रोवाइड करती है सिक यूनिट्स को कि वापस से वो जिंदा हो जाए, वापस से रिहेबिलिट कर जाए, वापस से रिवाइवल के लिए कोशिश करती है। बताया कि नहीं फर्स्ट पॉइंट में? यस मैम। इससे क्या होता है, जो भी मैनेजर्स रहते हैं, जो एम्प्लॉयर्स है, वो सोचते हैं चलने दो, ठीक है, बेटर है कि हम लोग को थोड़ा कंसेशन मिलेगा, हमारा थोड़ा मतलब हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि इनएफिशिएंट और करप्ट एम्प्लॉय जितने होते हैं, सिकनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको मतलब उनको ही फायदा पहुंच रहा है ना। यस मैम। वही चीज यहाँ बात हो रही है कि मेंटेनेंस ऑफ सिक यूनिट प्रोवाइड मोर बेनिफिट टू इनएफिशिएंट एंड करप्ट एम्प्लॉयर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिकनेस के लिए, इंडस्ट्री के सिकनेस के लिए। ओके, क्लियर? यस मैम। अब आगे बढ़िए। सिक यूनिट क्या होता है? अरे जो फर्स्ट लाइन था सिक यूनिट, वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ। सिक यूनिट मतलब इंडस्ट्री अब नहीं चलने लायक है, हम घसीट रहे हैं इंडस्ट्री को। ओके, वो हमको कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहा, दिन ब दिन कंटिन्यूस वो लॉस में ही जा रहा है। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 5 साल से लगातार कोई लॉस ही दे रहा है कंटिन्यूस। ठीक है, तो वो सिक यूनिट हो जाता है।
आई बात समझ में? कहाँ चले गए? क्वेश्चन था किसका? जिसका क्वेश्चन था वही गायब है। मैम नेटवर्क इशू होगा। ये तो फर्स्ट लाइन में मैंने एक्सप्लेन किया था। खैर आगे बढ़ा जाए। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। आप देखिए पॉइंट नंबर 5, सिक यूनिट्स विल अल्टीमेटली क्लोज डाउन, एग्जिट पॉलिसी और नो एग्जिट पॉलिसी। ठीक है, कहने का मतलब आप एग्जिट पॉलिसी अप्लाई करें या अप्लाई ना करें, एनी हाउ जो सिक यूनिट है वो अल्टीमेटली जाके बंद होगा ही होगा, क्लोज डाउन होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए फॉर और अगेंस्ट की बात ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, several countries such as Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia have carried out economic reforms with exit policy. ठीक है, the result of such policy has been encouraging. A similar policy would be beneficial for India. कहने का मतलब बहुत सारी कंट्री एग्जिट पॉलिसी इंप्लीमेंट की हुई है कि जो अल्टीमेटली हम लोग को लॉस दे रही थी कंटिन्यूस, वो हम एग्जिट पॉलिसी के थ्रू उसको खत्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से इसका जो रिजल्ट है काफी इंकरेजिंग है। ठीक है, और सिमिलर पॉलिसी वुड बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। तो ये बात हो रही है कि इंडिया में भी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो ग्रुप अच्छे से वो नहीं कर रही है, वो हम किसी कंपनी के साथ मर्ज हो गई या कोई कंपनी अगर उसको खरीद ली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो वो तो वापस से प्रॉफिट ही ना दे रही है, प्रॉफिट ही जनरेट कर पाएगा ना वो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो किसी के साथ अगर हम मर्ज हो गए या कोई स्ट्रॉन्गर कंपनी अगर ले लेती है, तब वो प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, और ऐसे वो लाइफ घसीट के ही चलना था, इन सिंपल लैंग्वेज। ऑलराइट, तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल होगा क्योंकि बाकी कंट्री भी इंप्लीमेंट की और उसका रिजल्ट इंकरेजिंग था। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट एन एग्जिट पॉलिसी। ठीक है, जो हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो बिना एग्जिट पॉलिसी के ये बेहतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंडियन कंपनीज वुड फेस अ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। ठीक है, अगर जो सिक यूनिट है उसको आप चलते रहने देंगे तो आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, जिसकी वजह से आप कंपटीशन में कहीं नहीं स्टेबल रह पाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ बात हो रही है कि कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज इन द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम टू रिट्रेंच सरप्लस लेबर। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्जिट पॉलिसी, लेबर इज द बिगेस्ट लूजर. The legitimate interest of the worker are protected only when there is a legal closure of sick unit. ठीक है, तो ऐसे जो बंद हो जाएगा, इससे बेटर है कि एक लीगल क्लोजर हो। सिक मतलब एग्जिट पॉलिसी क्या हुआ, एक लीगल क्लोजर है, तो लीगल क्लोजर होगा तो इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर प्रोटेक्टेड रहेगा। ये सारा था आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ एग्जिट पॉलिसी। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ, नहीं आवाज आ रही है? Yes, किसी दिन आप आते हैं, किसी दिन गायब हो जाते हैं, व्हाई? व्हाट्स द रीजन? मैम वो 2 दिन से फीवर था इसलिए 2 दिन से क्लास नहीं किया, बाकी तो रेगुलर ही है। ओके, तो कल का इंफॉर्मेशन मिला आपको? गॉट द इंफॉर्मेशन? यस मैम। सो एनी इशू विद योर ग्रुप? मैम इश्यू नहीं है, लेकिन बस वो बात ये है कि हम मेरा पार्टनरशिप से ज्यादा बेटर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, तो इसलिए। मैम सेल्स एंड गुड्स एक्ट वाला ही कर लो। मैम प्रेजेंटेशन पे नंबर भी देते हैं क्या? मैम हमको भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हाँ मैम। हाँ, नंबर भी मिलेगा। मैम मैंने बना लिया है, पूरा रात जगना पड़ा, लेकिन ना क्या जल्दी था इसीलिए तो मैं पहले दे दी। वैसे भी आपका सेकंड प्रेजेंटेशन है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी का है। हाँ तो क्या होगा, अब वो नहीं बनाएगा तो? हाँ, वो नहीं बनाएगा तो मेरा तो अभी पार्टनर मिल जाएगा, टेंशन नॉट। लेकिन आप बना लिए तो वेल एंड गुड। तो इंश्योर करिए प्रेजेंटेशन वाले के दिन अच्छे से प्रेजेंट करिए। लेकिन एक और पार्टनर दे दूंगी मैं आपको। बनाना नहीं था, पढ़कर सुनाना भी था सुशील, पता है ना? भाई मेरा सब कुछ कंप्लीट है, तू टेंशन मत लियो। तुम मेरे जैसे आप लोग को बस मौका चाहिए। स्टॉप नाउ, मैम आगे बढ़ रहे हम हैं लोग का ग्रुप नहीं। उसके बाद
चलिए आगे बढ़ा जाए. Argument against exit policy. Okay. Although those point was about argument in favor of exit policy, now these points are argument against exit policy. Okay. First option is first point is, in the absence of safety net, closure of sick unit would cause undue hardship to displaced worker and their family. ठीक है, यहाँ पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि जो सेफ्टी नेट नहीं होने की वजह से, इसके एब्सेंस होने की वजह से, जो सिक यूनिट जब क्लोज होता है उसकी वजह से वर्कर के लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है. ठीक है, तो यानी यहाँ लेबर के इंटरेस्ट की बात हो रही है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज एग्जिट पॉलिसी इज नॉट द आइडियल रेमेडी फॉर ट्रैकिंग इंडस्ट्रियल सिकनेस. अदर स्ट्रेटजीज लाइक टर्न अराउंड मैनेजमेंट, merger and takeover may be tried before closing down sick unit. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रही है, क्या बात हो रही है, जो लीगली क्लोजर की आप बात कर रहे हैं, तो क्लोजर से बेटर होगा कि आप पहले ये सारे स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके देखिए. ठीक है, ये सारे स्ट्रैटेजी का मतलब समझिए. मर्जर, टेक ओवर तो आप ऑलरेडी जानते हैं. टर्न अराउंड मैनेजमेंट क्या होता है? टर्न अराउंड मैनेजमेंट से मतलब है कि आपको एक तरीके से एक मौका आपको अपनी इंडस्ट्री को देना चाहिए. देखिए, लिक्विडेशन या क्लोजर एक तरीके से सुसाइड है ना. हम इतने मेहनत करके किसी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किए हैं, फर्म को एस्टैब्लिश किए हैं, इतने दूर तक लेके गए हैं, और लिक्विडेशन अचानक करने के लिए तो हम लोग अपने कंपनी को एस्टैब्लिश किए नहीं है. ठीक है, तो ये जो क्लोजर है या लिक्विडेशन है वो एकदम लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी कॉर्पोरेट का. उससे पहले क्या होता है, ये सारा ऑप्शन ट्राई करके देखा जाता है. जैसे टर्न अराउंड मतलब क्या हुआ कि रुक करके अपने सारे मिस्टेक्स को या कहाँ गलती हो गई वो देखना. ठीक है, जैसे टाटा नैनो नहीं चला. ठीक है, तो क्या हुआ, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करेंगे कि एक बार रुकेंगे, देखेंगे आखिर क्या रीजन है, क्या नहीं चल पा रहा है, क्यों नहीं चल पा रहा है. ठीक है, जब हम लोग सबसे लोएस्ट बजट का अगर हम शुरू किए थे कार, क्या रीजन था जो नहीं चल पाया. ठीक है, क्या एडिशन हो जाएगा जो चल जाएगा. ठीक है, दैट इज व्हाट टर्न अराउंड मैनेजमेंट. टर्न अराउंड मैनेजमेंट क्या है कि हम लोग फिर से पलट करके देखेंगे क्या मिस्टेक है, क्यों नहीं चल पा रहा है, क्या मेरे हाथ में है सर्टेन इंप्रूवमेंट वगैरह करने का. ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट, डायरेक्टली रिट्रेंचमेंट का ये सारा स्ट्रैटेजी है. पहला टर्न अराउंड होता है, ठीक है, फिर रिट्रेंचमेंट में आते हैं, और लास्ट ऑप्शन होता है हमारा लिक्विडेशन. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आइडियल रेमेडी नहीं है सिक यूनिट को टैकल करने के लिए. इससे बेटर है कि ये सारे स्ट्रैटेजी पहले अप्लाई करके देखें. ठीक है, क्लियर. अब आगे बढ़िए. एग्जिट पॉलिसी थर्ड पॉइंट है ना, कहाँ थे हम लोग, थर्ड पॉइंट पे. एग्जिट पॉलिसी वुड बेनिफिट एम्प्लॉयर as they siphon off fund from old unit to newer one. ठीक है, यानी जो एग्जिट पॉलिसी है सिर्फ एम्प्लॉयर को बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि वो जो ओल्ड यूनिट है उससे हट करके फिर न्यू वन हो जाता है, मतलब नया यूनिट बन जाता है. तो ये सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, वर्कर के इंटरेस्ट के लिए कहीं नहीं है ये. नेक्स्ट इज प्रमोटर ऑफ सिक यूनिट हैव बोरोड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. हाँ, एक बार और बता. क्या 3 नंबर मैम, एक बार और आवाज आपका आवाज फंस गया था. यहाँ पे एग्जिट पॉलिसी में बोला जा रहा है कि ये सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, एग्जिट पॉलिसी जो है सिर्फ एम्प्लॉयर को बेनिफिट देता है. ये वाला पॉइंट यहाँ पे देख रहे थे ना. यस मैम, सैलरी मिल जाता है उनका. ये सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, वर्कर के लिए कहीं भी बेनिफिशियल नहीं है. ये पॉइंट था इसमें. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि प्रमोटर ऑफ सिक यूनिट हैव बोरोड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम बैंक. ठीक है, हम लोग फॉर्मेशन वाले में स्टेजेस में देखे हैं ना कि प्रमोटर ही शुरू करता है, सारा आइडियाज वगैरह आता है, रिसोर्स वगैरह इकट्ठा करना, ये सारे इसी प्रमोटर का ही काम होता है. यस, तो प्रमोटर क्या कर रहे हैं, वो बहुत मतलब ह्यूज फंड लिए हुए रहते हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. दे कैन नॉट बी परमिटेड टू क्लोज देयर यूनिट विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल. ठीक है, ह्यूज अमाउंट लिया हुआ रहता है, इस वजह से क्या होता है कि बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के, ठीक है, तो शट डाउन करना सही नहीं होगा या परमिशन नहीं देना चाहिए. ये बात हो रही है आपका एग्जिट पॉलिसी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एग्जिट पॉलिसी में. ठीक है, a well laid out exit route should be provided both in the interest of worker and the economy. The exit route must include safety net for labor.
ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि लेबरर्स के लिए ना मतलब सिर्फ ड्यूज दे करके, मतलब जितना काम किया है उतना दे करके उसको टाटा बाय बाय कर देना, दैट इज नॉट अ सेफ्टी नेट, मतलब उसके लिए कोई सुरक्षा कवच वहां पे है नहीं। अब निकाल दिया गया तो ऑटोमेटिकली वो अनएम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयड हो गया तो फैमिली का जो एक्सपेंस है, Yes, बच्चे का ma'am. एजुकेशन है, तो ये सब तो खत्म हो गया। क्या करेगा वो, बच्चे को निकाल लेगा स्कूल से जस्ट बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड, कि अब उसके पास काम नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी सेफ्टी नेट नहीं है एग्जिट पॉलिसी की वजह से। ठीक है, तो एग्जिट रूट मस्ट इंक्लूड सेफ्टी नेट, वही सजेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कि एक सेफ्टी नेट होना चाहिए लेबरर्स के लिए। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकनेस must pay and fulfill the legal obligation to the workers and creditors and should not be allowed to benefit from exit policy। मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है सिकनेस के लिए, इंडस्ट्री के सिकनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको ऐसा होना चाहिए या लीगल ऑब्लिगेशन उनके ऊपर कुछ लगाना चाहिए कि वो जो वर्कर का पेमेंट है, क्रेडिटर्स का पेमेंट है, मतलब जिससे वो उधार लिए, उन सबका वो चुकाए। ठीक है, ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। कुछ एग्जिट पॉलिसी से उनको बेनिफिट नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, द की कंसिडरेशन इन इन्वॉल्विंग अ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एग्जिट पॉलिसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि मेन कंसिडरेशन क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। Hence, the government policy has been that if a unit can be made economically viable by restructuring it and retraining and deploying the laborers. Now, what do you mean by retraining and redeployment? मतलब अब जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, इसकी वजह से हमें अनएम्प्लॉयड हो गया, तो उनको रिट्रेनिंग दिया जाएगा। रीडिप्लॉयमेंट मतलब जहां वो सुटेबल है वहां पे हम उसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, दैट इज रीडिप्लॉयमेंट ऑफ द लेबर। ठीक है, no effort should be spared to do this, only in the case of unit where even restructuring would not render it economically viable should be option of closure of the unit be allowed। ठीक है, तो खैर ये सारे यहाँ पे बेसिकली इस पैराग्राफ में बात सजेशन दिया जा रहा है कि क्या क्या होना चाहिए, जैसे इंश्योरेंस स्कीम होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी नेट होना चाहिए, और बहुत सारा इकोनॉमिक बेनिफिट स्कीम मिलना चाहिए। ठीक है, एज वेल एज क्रिएशन ऑफ द फंड टू पे रिट्रेंचमेंट बेनिफिट। ठीक है, मतलब जो रिट्रेंच एम्प्लॉय है उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इन सारे चीज का, या ये बोलिए तो ये सारा सजेशन देखते हुए बेसिकली एक मेजर लिया गया। वो क्या मेजर था, मतलब उपाय बेसिकली बोल सकते हैं आप। क्या उपाय लिया गया? फर्स्ट वन इज VRS। ठीक है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, यानी सिर्फ हम लोग ड्यूज दे करके जो हम लोग हटा देते थे एम्प्लॉयज को, वो अब ऐसा नहीं होगा। अब हम VRS के थ्रू, मतलब एक तरीके से ये कंपल्सन नहीं है, या VRS का एक और नाम हो सकता है पूछा जाए, उसको हम लोग कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, VRS का एक और नाम है गोल्डन हैंडशेक। क्यों गोल्डन हैंडशेक? क्योंकि यहाँ पे एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है एम्प्लॉयज को। ठीक है, लमसम अमाउंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक तो सबसे पहला कोई कंपल्सन नहीं है कि आप छोड़ के जाइए ही, आपको एक तरीके से ऑप्शन दे दिया जाता है कि हम लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जिन जिन लोग को हम लोग को हटाना होता है वहां पे हम नोटिस डाल देते हैं, या VRS ऑप्ट करके ये छोड़ सकते हैं। ठीक है, और जो लमसम अमाउंट है वो उनको मिल जाता है, दैट इज VRS। ठीक है, पढ़ सकते हैं यहाँ पे, आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं वैष्णवी। Yes, ma'am. Voluntary retirement scheme. The most important measure is the introduction of voluntary retirement scheme. It was introduced as an alternative legal solution to solve this problem. It is the most humane technique to provide overall reduction in the existing strength of the employees. It is the technique used by the companies for trimming the workforce employed in the industrial unit. It is now a common method used to dispense of the excess manpower and thus improve the performance of the organization. It is a generous tax-free severance payment to persuade the employees to voluntarily retire from the company. It is also known as golden hand. वॉलंटरी मतलब सेम है, इच्छा से। ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, इच्छा से जो रिटायर करना चाहे तो उनका जो भी पेमेंट होगा टैक्स फ्री होगा। आगे बढ़िए। और इट इज आल्सो नोन एज गोल्डन हैंडशेक। Golden handshake, as it is the golden route to retrenchment. VRS allows employers, including those in the government undertakings, to offer voluntary retirement schemes to offload the surplus manpower and thus no pressure
is put on any schemes are also not subjected to vehement opposition by the unions because the very nature of its being voluntary and not using any compulsions. It was introduced in both the public and private sectors. Public sector undertakings, however, have to obtain prior approval of the government before offering and implementing the VRS. ठीक है, सारा पॉइंट वही है, बस एडिशन क्या आता है कि हम लोग पब्लिक और प्राइवेट दोनों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर में अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वीआरएस, तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वाज अबाउट वीआरएस। क्या है वीआरएस? फुल फॉर्म वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, क्या चीज है ये? गोल्डन हैंडशेक है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से गोल्डन रास्ता दिखाया जाता है रिट्रेंचमेंट का। सिर्फ ड्यूज दे करके लेबरर्स को छोड़ने नहीं बोला जाता है। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक लमसम अमाउंट, वो दे दिया जाता है। दे दिया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका काम चल सके, या नहीं तो फिर आगे सर्टेन कोई आप बिजनेस वगैरह शुरू कर सकते हैं। कुछ भी आपको एक लमसम अमाउंट दिया जा सकता है जिससे आप कुछ मोटा काम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जब तक नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट आपका हो नहीं जाता है तब तक आपका अच्छा खासा लमसम अमाउंट है आपके पास। ठीक है, तो दैट इज वीआरएस। नाउ नेक्स्ट जो मेजर लिया गया है वो है नेशनल रिन्यूअल फंड। तो नेशनल रिन्यूअल फंड का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली कब क्रिएट हुआ है? 4 फरवरी 1992 में। ठीक है, 1992 में ये आ चुका था। टू प्रोवाइड द सेफ्टी नेट फॉर लेबर, जो ऊपर सजेशन दिया जाता है कि एक सेफ्टी नेट होना चाहिए लेबरर्स के लिए, तो वही सेफ्टी नेट लेकर के यहाँ पे ये एनआरएफ है। ठीक है, दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म करके पूछा जा सकता है। और अभी जहाँ सब लोग ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चांसेस अधिक है। तो फंड वुड प्रोवाइड असिस्टेंस। किस चीज के लिए ये फंड मिलेगा? तो दो चीज के लिए, एक तो रिट्रेनिंग, रीडिप्लॉयमेंट। ठीक है, या तो ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके लिए फंड की जो रिक्वायरमेंट होगी वो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत। फिर दूसरा रीडिप्लॉयमेंट, यानी अगर किसी लेबरर्स को कहीं प्लेस करना है, ठीक है, कोई दूसरी जगह हमको प्लेस अगर करना है तो दैट इज रीडिप्लॉयमेंट। ठीक है, या ट्रांसफर करना है। arising as a result of modernization and technology upgradation, and also provide compensation to workers affected by restructuring of industrial unit। ठीक है, यानी सबसे पहला रिट्रेनिंग रीडिप्लॉयमेंट तो है ही, और ये रिट्रेनिंग रीडिप्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन में है? जब कोई मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो रहा है, जिसका अगर लाइव डेवलपमेंट आप लोग को याद हो कि पहले बैंकिंग सिस्टम क्या था? सब कुछ मैनुअल काम चलता था, सब कुछ मैनुअली काम चलता था। बाद में सब कुछ कंप्यूटराइज हुआ, तो जितने भी पुराने एम्प्लॉइज थे उनके लिए टफ हो गया कंप्यूटर पे सारा कुछ काम देखना, अचानक से नया चीज देखना। ठीक है, तो ये सारे स्कीम के तहत वापस उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम रीडिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, सही जगह प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ठीक है कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे तो कुछ और बैंक में और कोई काम होगा उस जगह प्लेस कर देंगे। ठीक है, या नहीं तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा कंप्यूटर कैसे आप ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल अगेन आप ऐड कर सकते हैं उसको थोड़ा मतलब और बेटर इलॉबरेट करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग और बेटर डेवलप करने के लिए। ठीक है, अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ये हो गया। एंड आल्सो प्रोवाइड कंपनसेशन टू वर्कर्स अफेक्टेड बाय रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। ठीक है, अब रीस्ट्रक्चर करने की वजह से जो मतलब नुकसान हुआ है वर्कर का, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एनआरएफ का क्या बेनिफिट है या दो ऑब्जेक्टिव क्या है? रीट्रेनिंग रीडिप्लॉयमेंट, दूसरा कंपनसेशन। ठीक है, अब आगे आइए, यहाँ पे सेम ऑब्जेक्टिव वही चीज मिलेगा। द मेन ऑब्जेक्ट ये अगेन पढ़ लीजिए क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है स्नेहा, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही मिलेगा, आगे रीड आउट कर लीजिए। Objective of National Renewal Fund. Yes, ma'am. The main objective of National Renewal Fund was to provide the social safety net to the workers who are likely to be affected by technological upgradation and modernization in the India industry. The objectives were achieved as follows. First, by providing assistance to the firms to cover the cost of retraining and redeployment of employees arising as a result of modernization and technological upgradation of existing capacities and firm industrial reconstructing. Second, by providing for compensation to the employees affected by reconstructing or closure of There's difference between reconstructing and industrial unit, both in sector. Third, हर जगह आप रिकंस्ट्रक्टिंग ही पढ़ रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग की जगह। oh sorry ma'am.
Third, by providing funds for employment generation scheme in the organized and unorganized sector in order to provide a social safety net for the labor. ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव तो एज इट इज था। तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा हुआ है कि इवन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी ये स्कीम है, ठीक है, बोथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो एक तरीके से ये सेफ्टी नेट का काम किया, ठीक है। तो जो ऊपर ऑब्जेक्शन आ रहा था कि हाँ एम्प्लॉयज के लिए या वर्कर के लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं है, तो उसका ये एक सॉल्यूशन है, VRS और NRF। तो द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ यूनिट आर एलिजिबल फॉर गेटिंग असिस्टेंस फ्रॉम NRF, ठीक है। तो कौन कौन से यूनिट को एलिजिबल है, मतलब किसको किसको NRF मिल सकता है। तो अगेन वही जो आपका सिक यूनिट हो गया। एक मिनट, ये शाहदीन कितने फोन से आखिर ज्वाइन कर रही है। खैर आगे बढ़ा जाए। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यूनिट विच आर पोटेंशियली वाइबल आर रिक्वायर मनी फॉर स्कीम लाइक वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यूनिट को वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए फंड की जरूरत होगी, वहां हेल्प किया जाएगा। फिर यूनिट विच रिक्वायर मनी फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अर्जेंटली टू सर्वाइव कंपटीशन, ठीक है। मतलब सारी बैंक अगर वही कंप्यूटराइज हो रही है, तो अगर हमको तुरंत अर्जेंटली पैसे की जरूरत है, तो अगेन NRF इज देयर, ठीक है। सिक यूनिट विच नीड टू बी क्लोज डाउन रिक्वायर मनी फॉर कंपनसेटिंग द रिट्रेंच्ड वर्क प्लेस, तो उसके लिए पैसा है, ठीक है, फंड है। यूनिट रिक्वायरिंग फंड फॉर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इन लोगों के लिए ये फंड यहाँ से इन लोगों को मिल सकता है। ये था आपका कंप्लीटली एग्जिट पॉलिसी। तो यहाँ पे रिन्यूअल फंड वाज abolished by the government in 2000 and administration of VRS scheme was shifted to the Department of Public Enterprises. This much is not required, आपको बस यहीं तक ही जरूरत है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट एग्जिट पॉलिसी। मैम ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो वही मैं बोल रही हूँ, आप साइट देख लीजिए simplyno.com, ठीक है। ओके।